जहां दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बेखबर बिता रहे हैं, वहीं अमेरिकी नौसेना एक ऐसा युद्ध लड़ रही है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। कोकीन से लदी ड्रग पनडुब्बियां नौसेना के जहाजों और मशीन गनों से लैस हेलीकॉप्टरों को चकमा देने की कोशिश करती हैं। ये अभियान शायद ही कभी सुर्खियां बनते हैं और न ही जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं, जबकि इनमें अरबों डॉलर का ड्रग कार्टेल शामिल होता है। कोई इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा? और जब समुद्र में कार्टेल घिर जाते हैं तो क्या होता है? हमारे साथ आइए और जानें कि कैसे अमेरिकी नौसेना ने हथौड़े से कार्टेलों का सफाया किया। समुद्र में ड्रग युद्ध आम धारणा से कहीं ज्यादा जटिल है। यह स्पीड बोट और छिपे हुए माल से आगे बढ़कर पूरी तरह से चालू पनडुब्बियों तक फैला हुआ है। ये जहाज अक्सर सतह के नीचे चलते हैं, जिससे मानक रडार प्रणालियों द्वारा इनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। प्रत्येक यात्रा में इतनी कोकीन ले जाई जा सकती है कि ड्रग तस्करी करने वाले संगठनों को करोड़ों डॉलर का मुनाफा हो सकता है। ये ड्रग पनडुब्बियां रातों रात नहीं बनी। 1980 के दशक में कोलंबियाई कार्टेलों ने पानी के नीचे चलने वाली साधारण ट्यूबों से शुरुआत की, जिन्हें वे नावों के पीछे खींचते थे। ये काफी चतुराई भरा था, लेकिन सेना को लंबे समय तक बेवकूफ बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए उन्होंने रचनात्मक रास्ता अपनाया। 1990 के दशक तक मादक पदार्थों की तस्करी का काम स्वचालित पनडुब्बियों के इस्तेमाल तक पहुंच गया था। ये जहाज सैन्य स्तर के नहीं थे, बल्कि कोलंबियाई जंगलों में स्थित गुप्त कार्यशालाओं में दस्तकारी से बनाए जाते थे, मुख्यतः फाइबरग्लास और लकड़ी से निर्मित। इन्हें घने जंगल की छतरी के नीचे दुर्गम कीचड़ भरे मैदानों में इकट्ठा किया जाता था, जिससे इन्हें हवाई और उपग्रह निगरानी से छुपाया जा सके। आज की नार्को पनडुब्बियां इस क्षेत्र में औपचारिक प्रशिक्षण के बिना ही ऐसे व्यक्तियों द्वारा निर्मित होने के बावजूद महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करती है। ये जहाज, जिनकी लंबाई लगभग 80 फीट होती है, बिना ईंधन भरे 200-500 मील तक की यात्रा करने में सक्षम है। ये 10 टन तक मादक पदार्थ ले जा सकती हैं, जबकि पता लगाने से बचने के लिए ये ज्यादातर पानी में ही रहती है। एक सामान्य चालक दल में 5 लोग होते हैं, जो सीमित, अत्यधिक गर्म स्थानों में न्यूनतम सुविधाओं के साथ लंबे समय तक काम करते हैं। इन पनडुब्बियों के निर्माण में आमतौर पर 1 मिलियन से 2 मिलियन के बीच खर्च होता है। फिर भी ये 150 मिलियन से अधिक मूल्य के माल का परिवहन करने में सक्षम है। अवरोधन के जोखिम के बावजूद संभावित लाभ उन्हें मादक पदार्थों की तस्करी के लिए एक बेहद आकर्षक विकल्प बनाता है। इन जहाजों के नवीनतम मॉडलों का पता लगाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। इन्हें अक्सर आसपास के समुद्र के साथ घुलने मिलने के लिए नीले भूरे रंग में रंगा जाता है और इन्हें सुव्यवस्थित आकृतियों में बनाया जाता है ताकि गति के दौरान लहरें कम से कम उठें। कुछ मामलों में ऊष्मा उत्सर्जन को कम करने के लिए इनमें शीशे की परत चढ़ाई जाती है, जिससे थर्मल इमेजिंग का उपयोग करने वाले सैन्य विमानों को ये कम दिखाई देते हैं। इन जहाजों को रोकने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती इनका स्कटल फीचर है, यानी विशेष वाल्व जो अधिकारियों के पास आने पर कुछ ही मिनटों में पनडुब्बी को पानी से भर सकते हैं। इससे जहाज और उसका माल तेजी से समुद्र तल में डूब जाता है, अक्सर हजारों फीट गहरे पानी में, जहां से उसे निकालना लगभग नामुमकिन होता है। 2024 में ऑपरेशन ओरियन ने इन पनडुब्बियों की तकनीकी प्रगति की सीमा का प्रदर्शन किया, जब एक को ऑस्ट्रेलिया जाते समय रोक लिया गया। यह जहाज प्रशांत महासागर में 10,000 मील से ज्यादा की यात्रा कर चुका था। यह न केवल एक नए तस्करी गलियारे का संकेत था, बल्कि इस बात का भी स्पष्ट प्रमाण था कि ड्रग कार्टेलों ने लंबी दूरी की पनडुब्बी गतिविधियों की क्षमता विकसित कर ली है। ड्रग कार्टेलों और सैन्य बलों के बीच चल रहे प्रयास अनुकूलन के एक जटिल चक्र में विकसित होते रहते हैं। कार्टेलों द्वारा डिजाइन में की गई हर उन्नति के लिए सैन्य एजेंसियां नवीनतम पहचान तकनीकों का उपयोग करती हैं। वर्तमान विधियों में थर्मल इमेजिंग, ड्रोन निगरानी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पैटर्न पहचान शामिल हैं, जिनका उद्देश्य इन जहाजों द्वारा उत्पन्न होने वाली हल्की लहरों या न्यूनतम ताप संकेतों की पहचान करना है। फिर भी खुफिया विशेषज्ञों का अनुमान है कि पकड़ी गई प्रत्येक नार्को पनडुब्बी में से 3 या 4 सफल होती हैं, जिससे मूल्यवान माल पहुंचाया जाता है और महाद्वीपों में फैले विशाल मादक पदार्थों के व्यापार को बढ़ावा मिलता है। लेकिन आप एक लगभग अदृश्य पनडुब्बी को कैसे रोकेंगे? इस चुनौती ने ऑपरेशन मार्टेलो की नींव रखी, जो इतिहास का सबसे बड़ा ड्रग बस अभियान था। जैसे जैसे ड्रग कार्टेल इतने शक्तिशाली होते गए कि किसी एक देश के लिए उन्हें संभालना मुश्किल होता गया, दुनिया ने सहयोग करने का फैसला किया। जनवरी 2012 में एक चुनौतीपूर्ण मिशन के लिए एक मजबूत नाम के साथ एक गठबंधन बनाया गया, जिसका स्पेनिश में अर्थ है हथौड़ा। ऑपरेशन मार्टेलो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, ग्वाटेमाला और होंडुरास सहित 14 देशों ने मिलकर काम किया। ऑपरेशन मार्टेलो सिर्फ एक और असफल ड्रग युद्ध अभियान नहीं था। इसने उन कार्टेलों को निशाना बनाया जहां उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। उनके नौवहन मार्ग, सैन्य जहाज, विमान और विशेष बल दक्षिण अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच के जलक्षेत्र में गश्त करते थे, जिससे ड्रग की खेपों के लिए एक मजबूत अवरोध पैदा हो गया। परिणाम तुरंत सामने आए। पहले ही साल में अधिकारियों ने 319 तस्करों को गिरफ्तार किया और ड्रग्स ले जा रही 108 नावें जब्त की। 2011 में इस अभियान में अमेरिकी सड़कों पर 119 टन कोकीन जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 2.35 अरब डॉलर थी।
अधिकारियों ने कार्टेलों को भेजी जा रही 2.1 करोड़ डॉलर की नकदी और ड्रग्स को छिपाने या ले जाने में इस्तेमाल होने वाले 8.6 करोड़ डॉलर के सामान भी जब्त किए। ऑपरेशन मार्टेलो तो बस शुरुआत थी। 2024 के अंत में ऑपरेशन ओरियन ने इस बहुराष्ट्रीय प्रयास को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। इस बार 14 देशों ने भाग लिया, जिनमें सीमित तटरेखा वाले छोटे देशों से लेकर बड़ी नौसेनाओं वाली प्रमुख शक्तियां शामिल थीं। 6 हफ्तों तक उन्होंने खुफिया जानकारी साझा की, संदिग्ध जहाजों पर नजर रखी और वैश्विक जल क्षेत्र में नशीली दवाओं की खेपों को रोका। इससे पहले किसी भी नशीली दवाओं के अभियान ने ओरियन जैसी सफलता हासिल नहीं की थी। इस अभियान में एक ही बार में 225 टन कोकीन जब्त की गई, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। 1000 टन से ज्यादा मारिजुआना और अन्य नशीले पदार्थों को मिलाकर कुल जब्ती की बाजार में कीमत 8.5 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई। हर देश ने इस अभियान में अपनी अपनी खूबियां पेश की। अमेरिकियों ने उपग्रहों से आने वाली छोटी नावों की लहरों का पता लगाने में सक्षम उन्नत रडार प्रणालियां प्रदान की। डचों ने जहाजों की जांच के लिए पानी के नीचे के ड्रोन उपलब्ध कराए। कोलंबियाई सेनाओं ने जंगल में प्रक्षेपण स्थलों का पता लगाने के लिए अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया। यहां तक कि जमीन से घिरे देशों को भी धन और संचार पर नजर रखने में मदद मिली। ओरियन को क्रांतिकारी बनाने वाली बात सिर्फ इसका आकार ही नहीं, बल्कि इसका उन्नत समन्वय भी था। कई देशों के सैन्य कमांडर वास्तविक समय के कमांड सेंटरों में सहयोग करते थे, लाइव खुफिया जानकारी साझा करते थे और एक साथ कई समय क्षेत्रों में छापे मारते थे। जब तस्कर किसी छापे की खबर सुनकर अपना रास्ता बदलने की कोशिश करते, तो वे किसी दूसरे देश के गश्ती क्षेत्र में पहुंच जाते। इन अभियानों से न सिर्फ सड़कों से ड्रग्स हटाने में मदद मिली, बल्कि बहुमूल्य खुफिया जानकारी भी इकट्ठा हुई। पकड़े गए प्रत्येक नाविक, नाव और संचार उपकरण से कार्टेल की गतिविधियों के बारे में नई जानकारी मिलती थी। तस्करी के रास्ते के नक्शे ज्यादा विस्तृत होते गए और कार्टेल के संपर्कों की सूची लंबी होती गई। हर बार पकड़े जाने के साथ अमेरिकी सड़कों पर कोकीन की कीमत बढ़ती गई और आपूर्ति कम होती गई। संदेश साफ था, खुले समुद्र अब ड्रग तस्करों के लिए सुरक्षित नहीं रहे, चाहे उनके छिपने के तरीके कितने भी उन्नत क्यों न हों। राष्ट्रों के उनके खिलाफ एकजुट होने के साथ कार्टेलों को पकड़ से बचने के लिए और अधिक प्रभावी साधनों की आवश्यकता थी। लेकिन ड्रग माफिया कानून से बचने के लिए किन खतरनाक मशीनों का इस्तेमाल करते हैं? ड्रग तस्कर अपने अवैध माल को ढोने के लिए किसी भी नाव का इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने एक ऐसा बेड़ा तैयार कर लिया है जो कई नौसेनाओं को टक्कर दे सकता है। इस आपराधिक बेड़े के केंद्र में 2 अलग अलग लेकिन समान रूप से खतरनाक जहाज हैं। बिजली की गति से चलने वाली स्पीड बोट और पानी के नीचे चलने वाली गुप्त पनडुब्बियां। नशे की दुनिया में गो फास्ट के नाम से जानी जाने वाली स्पीड बोट कोकीन पहुंचाने के पारंपरिक साधन है। ये 30 फुट ऊंची नावें 3 या 4 आउटबोर्ड मोटरों से चलती हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 250 हॉर्स पावर की होती है। ये एक छोटी नाव के पीछे कई स्पोर्ट्स कार इंजन लगाने जैसा है। ये इंजन नावों को 80 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार तक पहुंचाते हैं, जिससे उन्हें सीधे पीछा करके पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। गोफास्ट पानी में कम ऊंचाई पर रहते हैं और अक्सर समुद्र के साथ घुलने मिलने के लिए नीले रंग से रंगे होते हैं। इनमें आमतौर पर केवल एक ही चालक होता है, जिससे ईंधन और दवाओं के लिए अधिकतम जगह मिलती है। 2000 गैलन अतिरिक्त ईंधन टैंकों के साथ ये नावें बिना रुके 500 मील से ज्यादा की यात्रा कर सकती हैं, जो कोलंबिया से जमैका या बहामास से फ्लोरिडा जैसी दूरियों को तय करने के लिए पर्याप्त है। इन नावों को विशेष रूप से खतरनाक बनाने वाला उनका इतिहास है। इन्हें ड्रग डीलरों ने नहीं बनाया था। इनका इस्तेमाल मूल रूप से 1920 और 1930 के दशक में अमेरिकी निषेध के दौरान रम तस्करों द्वारा किया जाता था। उन शुरुआती तस्करों ने तटरक्षक जहाजों से आगे निकलने के लिए इस डिजाइन को परिष्कृत किया था और आधुनिक ड्रग तस्करों ने बस इस अवधारणा को नई तकनीक से अपडेट कर दिया है। इन तेज रफ्तार वाले राक्षसों से निपटने के लिए तटरक्षक बल ने विशेष टीमें बनाई, जिन्हें हिट्रॉन हेलीकॉप्टर इंटरडिक्शन टैक्टिकल स्क्वाड्रन का संक्षिप्त नाम कहा जाता है। ये टीमें मशीन गनों और स्नाइपर राइफलों से लैस MH-65D डॉल्फिन हेलीकॉप्टरों का संचालन करती हैं। जब उन्हें कोई गोफस्ट दिखाई देता है तो वे उससे आगे निकलने की कोशिश नहीं करते। इसके बजाय वे ऊपर से नीचे झपट्टा मारते हैं और लाउड स्पीकर से नाव को रुकने का निर्देश देते हैं। अगर नाव भागती रहती है तो हिट्रॉन स्नाइपर अपनी 50 कैलिबर राइफलों से जहाज के इंजनों पर सटीक निशाना साधते हैं, जिससे नाव पर सवार लोगों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ही उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है। ये हथकंडे इतने कारगर हो गए हैं कि ड्रग माफिया अब अपने गुंडों को खुलेआम छिपा देते हैं। वे नकली उपकरणों से इन्हें मछली पकड़ने वाली नावों का रूप देते हैं या पानी की सतह के नीचे कोकीन के पैकेट रखने के लिए विशेष डिब्बे बनाते हैं, जिससे निरीक्षण करने पर नाव खाली दिखाई देती है। कुछ कार्टेलों ने तो हाइब्रिड नावें भी विकसित की हैं, जो तेज गति के साथ साथ पानी के नीचे छिपने की क्षमता का भी संयोजन करती हैं। लो प्रोफाइल जहाजों के रूप में जानी जाने वाली ये नावें पानी में इतनी नीचे बैठती हैं कि सतह के ऊपर इनका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई देता है। इन्हें समुद्री नीले रंग से रंगा गया है और ऐसी सामग्री से बनाया गया है जो रडार पर कम पकड़ी जा सकती है। हालांकि ये हाइब्रिड गाड़ियां शुद्ध गोफास्ट जितनी तेज नहीं हैं, लगभग 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, लेकिन गश्ती विमानों से इनका पता लगाना कहीं ज्यादा मुश्किल है।
नीचे पनडुब्बियों और ऊपर स्पीड बोटों की दौड़ के साथ। ड्रग तस्करों ने एक दोहरा तरीका अपनाया है जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को लगातार इस बात की अनिश्चितता बनी रहती है कि अगली खेप कहां से आ सकती है। लेकिन कार्टेलों को समुद्र में अमेरिका के गुप्त हथियार का अंदाजा नहीं था। अकेले एक जहाज ने ड्रग माफियाओं को आधा अरब डॉलर कैसे पहुंचा दिए। 2005 की शुरुआत में एक जहाज ने पूरे दक्षिण अमेरिका के ड्रग माफियाओं में खौफ पैदा कर दिया। 112 दिनों के अथक अभियान के दौरान अमेरिकी तटरक्षक बल का कट्टर जेम्स कार्टेलों के लिए एक तैरता हुआ दुस्वप्न बन गया, जिसके बारे में ड्रग माफिया आज भी दबी जबान में चर्चा करते हैं। कट्टर जेम्स कोई साधारण जहाज नहीं है। 418 फीट लंबा यह लीजेंड क्लास कट्टर एक तैरते हुए शहर की तरह है जिसका एक ही मकसद है, ड्रग तस्करों का शिकार करना। इसमें 150 उच्च प्रशिक्षित पुरुषों और महिलाओं का दल है जो 24 घंटे शिफ्ट में काम करते हैं। यह जहाज बंदरगाह पर वापस आए बिना महीनों तक समुद्र में रह सकता है, जिससे यह नशीले पदार्थों के रास्तों पर नजर रखने के लिए एक आदर्श शिकारी बन जाता है। 2005 के इस मिशन को इसकी उल्लेखनीय सफलता ने असाधारण बना दिया। सिर्फ 4 महीनों के भीतर इस अकेले जहाज ने 48,000 पाउंड से ज्यादा नशीले पदार्थ जब्त किए, जो एक मध्यम आकार के अमेरिकी शहर को 1 साल तक की आपूर्ति के लिए पर्याप्त थे। इसकी बाजार कीमत लगभग 51 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई, जिससे यह कार्टेल संचालन को अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक झटका लगा। जनवरी के ऑपरेशन विशेष रूप से प्रभावशाली थे। 5 जनवरी को जहाज के चालक दल ने एक ड्रोन उड़ाया जिसने इक्वाडोर के तट के पास एक संदिग्ध जहाज देखा। सामान्य सैन्य ड्रोनों के विपरीत तटरक्षक बल विशेष समुद्री मॉडल का उपयोग करता है जो लगातार 18 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं, और साथ ही उन्नत कैमरे भी लगे होते हैं जो मीलों दूर से नाव का नाम पढ़ सकते हैं। ड्रोन चुपचाप ऊपर से जहाज पर नजर रखता रहा जब तक कि बोर्डिंग टीमों ने हमला नहीं कर दिया और 2025 पाउंड से ज्यादा कोकीन के साथ 3 तस्करों को पकड़ लिया। ठीक एक दिन बाद 6 जनवरी को उन्हें बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कट्टर जेम्स के साथ काम कर रहे समुद्री गश्ती विमानों ने 3 गो फास्ट नावों को एक साथ चलते देखा, जो तस्करों के लिए एक असामान्य और जोखिम भरा कदम था। अपनी हेलीकॉप्टर टीमों की मदद से उन्होंने एक सुनियोजित अभियान में तीनों नावों को रोक लिया और 9 संदिग्धों और 13,960 पाउंड कोकीन के विशाल जखीरे को पकड़ लिया। तस्करों ने 7 जनवरी को अपनी रणनीति बदली और एक कम प्रोफाइल वाली नाव तैनात कर दी, जो विशेष रूप से रडार की पकड़ से बचने के लिए डिजाइन की गई थी, लेकिन हिट्रॉन हेलीकॉप्टर चालक दल तैयार था। सटीक निशाना लगाने के कौशल का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने चालक दल को नुकसान पहुंचाए बिना नाव के इंजन बंद कर दिए और 40 पाउंड कोकीन अमेरिकी सड़कों पर नहीं पहुंच पाई। जब तस्करों ने 18 जनवरी को अपना माल फेंककर पकड़ से बचने की कोशिश की, तो कट्टर जेम्स ने हार नहीं मानी। इसकी तेज रफ्तार वाली पीछा करने वाली नावों ने तस्करों का पीछा किया, जबकि टीम के अन्य सदस्यों ने समुद्र से तैरते हुए नशीले पदार्थों के पैकेट बरामद किए। बरामद माल लगभग 6,000 पाउंड कोकीन से कार्टेल को लाखों का मुनाफा होता। नौसेना भी इसमें शामिल हो गई। यूएसएस मिनियापोलिस सेंट पॉल और यूएसएस सेंट लुइस जैसे जहाजों ने कैरिबियन में अपनी छापेमारी की, जिससे कुल जब्त कोकीन में सैकड़ों किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई। इन अभियानों ने सिनालोआ और जलिस्को के न्यू जनरेशन कार्टेल्स को खास तौर पर कड़ी टक्कर दी। मिशनों के दौरान इकट्ठा की गई खुफिया जानकारी से तस्करी के प्रमुख रास्तों का पता चला, कार्टेल के सदस्यों की पहचान हुई और तस्करी के नए तरीकों का खुलासा हुआ। इन सब का इस्तेमाल अब इन आपराधिक साम्राज्यों को और भी ज्यादा तहस नहस करने के लिए अगली छापेमारी की योजना बनाने में किया जा रहा है। हर कामयाब ड्रग बस्ट के पीछे एक छिपा हुआ मास्टरमाइंड होता है जो इस ऑपरेशन को चला रहा होता है। इस अरबों डॉलर के चूहे बिल्ली के खेल में असल में कौन फैसले ले रहा है? फ्लोरिडा के की वेस्ट में एक छिपी हुई इमारत है जो बाहर से देखने में साधारण लगती है, हालांकि अंदर एक विशिष्ट टीम दुनिया के शायद सबसे सफल ड्रग विरोधी अभियान का नेतृत्व कर रही है। संयुक्त अंतर एजेंसी टास्क फोर्स साउथ (GIATF) साउथ में आपका स्वागत है, जहां अमेरिका के ड्रग युद्ध का संचालन कुछ सबसे चतुर सैन्य और कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। GIATF साउथ वह जगह है जहां दर्जनों देशों और एजेंसियों की जानकारी एकत्रित होकर ड्रग तस्करों को रंगे हाथों पकड़ती है। इसे ड्रग अवरोधन का अंतिम नियंत्रण केंद्र मानिए, एक ऐसी जगह जहां उपग्रह चित्र, रडार डेटा, जहाजों की स्थिति और गोपनीय खुफिया जानकारी का संयोजन करके अपराधियों का पता लगाया जाता है। GIATF की खासियत यह है कि ये उन लोगों को एक साथ लाता है जो आमतौर पर साथ साथ काम नहीं करते। FBI एजेंट नौसेना अधिकारियों के बगल में बैठते हैं। रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स एजेंसी के विशेषज्ञ तटरक्षक कमांडरों के साथ सहयोग करते हैं। CIA के विश्लेषक सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। विदेशी प्रतिनिधियों के शामिल होने से टीम को पूरी जानकारी मिलती है, न कि केवल अंश। कमांड सेंटर अपने आप में किसी फिल्म जैसा है, एक विशाल कमरा जिसमें बड़ी बड़ी स्क्रीन पर कैरिबियन और प्रशांत महासागर के नक्शे लगे हैं, जिन पर क्षेत्र की हर नाव, विमान और पनडुब्बी के निशान हैं। विशेष रूप से प्रशिक्षित विश्लेषक 24 घंटे इन स्क्रीन पर नजर रखते हैं और संदिग्ध गतिविधियों या असामान्य पैटर्न की तलाश करते हैं जो नशीले पदार्थों की खेप का संकेत दे सकते हैं। जब GIATF को कुछ संदिग्ध दिखाई देता है तो उन्हें कार्रवाई करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। उनका स्टैंड बाय पर खड़े जहाजों,
विमानों और हेलीकॉप्टरों पर सीधा नियंत्रण होता है। यह त्वरित प्रतिक्रिया बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाए कि ड्रग बोट देखी गई है तो वे मिनटों में गायब हो सकती हैं। JITF के गुप्त हथियारों में से एक लीडेड टीमें हैं, जो तटरक्षक बल की कानून प्रवर्तन टुकड़ी इकाइयां हैं। उच्च प्रशिक्षित कर्मियों के इन छोटे समूहों को नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात किया जाता है, जिससे सैन्य जहाज नशीली दवाओं से लड़ने वाली मशीनों में बदल जाते हैं। जब नौसेना का कोई विध्वंसक जहाज किसी संदिग्ध नाव को देखता है, तो ये तटरक्षक दल उस पर चढ़ने और गिरफ्तारी का काम संभालते हैं, जिससे एक पेचीदा कानूनी समस्या सुलझ जाती है। सैन्य बल आमतौर पर गिरफ्तारियां नहीं कर सकते, लेकिन तटरक्षक अधिकारी कर सकते हैं। यह साझेदारी शानदार ढंग से काम करती है। नौसेना के जहाज जैसे USS ग्रेवली और USS प्रूवेंस अपनी शक्तिशाली रडार प्रणालियों के साथ 100 मील से भी अधिक दूरी से छोटी नावों का पता लगा सकते हैं और ताकत और उन्नत तकनीक प्रदान करते हैं। वहीं तटरक्षक बल की टीमें संदिग्ध जहाजों पर सुरक्षित रूप से चढ़ने के लिए कानूनी अधिकार और विशेष कौशल लेकर आती हैं। JITF साउथ सिर्फ तस्करों पर ही प्रतिक्रिया नहीं करता, वे उनकी गतिविधियों का पूर्वानुमान भी लगाते हैं। शक्तिशाली कंप्यूटरों और नशीली दवाओं के रास्तों पर वर्षों के डेटा का इस्तेमाल करके वे हीट मैप बनाते हैं, जो तस्करों के सबसे संभावित रास्तों को दर्शाते हैं। इससे वे दक्षिण अमेरिकी तटों से ड्रग बोट के निकलने से कई दिन पहले ही जहाजों और विमानों को घात लगाकर हमला करने की सही स्थिति में तैनात कर सकते हैं। ये कमांड सेंटर इतना प्रभावी हो गया है कि ड्रग कार्टेल अब इसके संचालन की जानकारी देने पर भारी इनाम की घोषणा करते हैं। लेकिन JITF अपने तरीकों में लगातार बदलाव करता रहता है और दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक आपराधिक संगठनों के खिलाफ इस कड़े मुकाबले में एक कदम आगे रहता है। कमांड सेंटर दिमाग तो हो सकता है, लेकिन सड़कों का क्या? मियामी के दिनों के बाद ड्रग तस्करी के नेटवर्क कैसे विकसित हुए? 1980 के दशक में मियामी अमेरिका में कोकीन आने का मुख्य द्वार था। यह हर जगह था, नाइट क्लब, हाईवे, यहाँ तक कि आलीशान मोहल्ले भी। तस्कर बेलगाम हो गए थे। नकदी इतनी तेजी से आ रही थी कि बैंकों को उसे गिनने में मुश्किल हो रही थी। नशीली दवाओं का व्यापार न सिर्फ बड़ा था, बल्कि शोरगुल वाला, दिखावटी और खतरनाक भी था। लेकिन उस जमाने की चमक दमक भले ही फीकी पड़ गई हो, लेकिन नशे का धंधा खत्म नहीं हुआ। वह और भी ज्यादा चालाक हो गया है। आज कोकीन बेचने वाले लोग किसी एक बड़े गिरोह पर निर्भर नहीं रहते जो सारे फैसले लेता हो। इसके बजाय छोटे छोटे अलग अलग समूह पहेली के टुकड़ों की तरह एक साथ मिलकर काम करते हैं। कुछ दक्षिण अमेरिका में ड्रग्स उगाते और संसाधित करते हैं, दूसरे महासागरों के पार शिपिंग का काम संभालते हैं या रोजमर्रा के माल में ड्रग्स छिपाते हैं। यूरोप और ओशिनिया में भी ऐसे समूह हैं जो बिक्री और स्थानीय वितरण में विशेषज्ञता रखते हैं। सबसे बड़े बदलावों में से एक तकनीक है। तस्कर अब शिपमेंट की निगरानी के लिए एन्क्रिप्टेड फोन, GPS ट्रैकर और यहाँ तक कि ड्रोन का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ नावें इतनी अच्छी तरह से सुसज्जित होती हैं कि उन्हें रडार से पहचानना मुश्किल होता है। कुछ को मछली पकड़ने वाली नावों के रूप में छिपाया जाता है या फिर वैध सामान से भरे कंटेनरों में भरा जाता है। और समुद्र अभी भी पसंदीदा राजमार्ग है। संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाली कोकीन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी पानी के रास्ते, खासकर मध्य अमेरिकी तट से लगे रास्तों से आता है। ये रास्ते लंबे, गुप्त और खतरों से भरे होते हैं। तस्कर बीच रास्ते में ही नाव बदल सकते हैं या अगर उन्हें कोई खतरा महसूस हो तो वे समुद्र में ही माल फेंक सकते हैं। कुछ लोग तो घर में बनी पनडुब्बियों, जिन्हें नार्को सब कहते हैं, का इस्तेमाल एक साथ टनों ड्रग्स ले जाने के लिए करते हैं। ये पनडुब्बियां सिर्फ अफवाह नहीं है, ये ड्रग्स से भरी पाई गई हैं और इनके चालक दल के लोग छिपे रहने के लिए प्रशिक्षित हैं। वे अक्सर सतह के ठीक नीचे तैरते रहते हैं, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। यह लुका छिपी का एक बेहद जोखिम भरा खेल है। जवाब में तटरक्षक बल और नौसेना जैसी अमेरिकी सेनाओं ने अपनी रणनीति और कड़ी कर दी है। विमान आसमान में गश्त करते हैं, जहाज रडार और सोनार का इस्तेमाल करते हैं, टीमें वास्तविक समय में संदिग्ध मार्गों पर नजर रखती हैं। ये एक निरंतर पीछा है और इसे लगातार अपडेट की जरूरत होती है। ड्रग तस्कर जल्दी से खुद को ढाल लेते हैं। अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो वे दूसरा रास्ता आजमा लेते हैं। अगर कोई तरीका नाकाम हो जाता है तो वे कुछ नया आजमाते हैं। अब बात सिर्फ रफ्तार की नहीं है, बात आगे बने रहने की है। मियामी का अतीत भले ही किसी बेतुकी फिल्म जैसा लगता हो, लेकिन आज के नेटवर्क शांत, जटिल और वैश्विक हैं। लेकिन लक्ष्य नहीं बदला है। उत्पाद आगे बढ़ाएं, पैसा कमाएं और पकड़े जाने से बचें। लड़ाई जारी है और दोनों पक्ष अगले कदम पर नजर रखे हुए हैं। देखने के लिए शुक्रिया। जब तक आप यहाँ हैं, अपनी स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं। वहां मिलते हैं।